हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमकेपी एडू हब चैनल में आपका फिर से स्वागत। अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर हमारा जो चल रहा था सॉल्यूशन। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसका भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम डिटेल से आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेट कैन बी डिजॉल्व in a specified amount of solvent at specified temperature। क्या मतलब होता है इसका कि जैसे हमारे पास में जैसे ये सॉल्वेंट है, क्या है हमारे पास में, ये सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब फिक्स है ना। इसको हम ना तो कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। और इस सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो भी स्पेसिफाइड है ना, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो भी हमारा क्या है, फिक्स है ना, चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर फिक्स है, सॉल्वेंट की मात्रा भी फिक्स है, अमाउंट है ना। और उसके अंदर जो भी सब्सटेंस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो जो भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट इस सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व होता है उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी जो है, दो प्रकार की सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। पहली हमारी है सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट हमारा जो लिक्विड है उसके अंदर कोई सॉलिड है ना, सॉलिड सब्सटेंस है ना, जिसको हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी है ना, उसके बारे में पढ़ना है। और सेकंड हमें पढ़ना है कि कोई गैस है, कोई गैस, और वो इस लिक्विड के अंदर क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इन दोनों टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंदर क्लियर करना है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रकार की सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करते हैं जिसमें सॉलिड है वो लिक्विड में सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, ध्यान से देखना। इट इज ऑब्जर्व दैट polar solute dissolve in polar solvent, polar solute dissolve in polar solvent, and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। नॉन पोलर और पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल। जैसे दो एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ। जैसे एक तो लिखा है मैंने HCl, है ना, इसको मैं इस तरीके से भी नोट कर सकता हूँ, HCl, है ना। और दूसरा मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे H2N2O2, है ना, और भी बहुत सारे हैं, जो भी लिखने चाहे वो। तो यहाँ पे जो दो एटम है उनके बीच में ये बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ इधर भी कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे दोनों जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो Cl के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर जो सेम एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से यहाँ पर कोई पार्शियली पॉजिटिव या
नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता नहीं है, इसलिए ये हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस प्रकार के मॉलिक्यूल हम हमारे कहलाएंगे पोलर, और इस प्रकार के जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा कि पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है मैंने, पहला एग्जाम्पल जिसमें NaCl शुगर डिजोल्व इन वाटर, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे ये सॉल्वेंट है हमारा, है ना, ये लिक्विड है ना, और इसके अंदर जो सॉलिड हम इसके अंदर हम क्या करें, डिजोल्व करें। तो कौन सा सॉल्यूट हम ले रहे हैं? पोलर सॉल्यूट, है ना। कौन सा? एग्जाम्पल NaCl। तो NaCl हमारा कौन सा सॉल्यूट है? पोलर सॉल्यूट है ना। तो NaCl को हम जो डिजोल्व कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं? तो वो भी हमारा सॉल्वेंट जो है वो भी हमारा कौन है? पोलर सॉल्वेंट। कौन है? एग्जाम्पल H2O। तो वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर हम पोलर सॉल्यूट को हम जब डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व हो जाता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ना। उसके अलावा हम शुगर को भी इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है ना। इसके बाद में जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसका एग्जांपल जैसे नेफ्थलीन हमारा क्या है? तो वो नॉन पोलर सॉल्यूट है ना। उसके साथ में जो एंथ्रेसिन है वो भी हमारा क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूट। तो उसको हम किसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं? तो उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं बेंजीन के अंदर। क्यों? क्योंकि बेंजीन हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है? नॉन पोलर है। क्लियर? मतलब नॉन पोलर जो नेफ्थलीन सॉल्यूट था उसको नॉन पोलर जो बेंजीन सॉल्वेंट है उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पोलर वाला है वो पोलर के अंदर ही सॉल्युबल होता है, और जो नॉन पोलर वाला है वो नॉन पोलर के अंदर ही सॉल्युबल होता है। तो हम कह सकते हैं वी में से लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है कि जो समान होता है वो समान को घोलता है ना। मतलब जब दोनों सेम हो तो वो आपस में डिजोल्व होते हैं, अन्यथा आपस में डिजोल्व होते नहीं है। जैसे नेफ्थलीन को यदि मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करने जाऊंगा तो वो डिजोल्व होने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि NaCl को यदि बेंजीन में डिजोल्व करने जाएंगे तो वो आपका डिजोल्व होने वाला नहीं है। मतलब पोलर वाला पोलर में ही डिजोल्व होगा और नॉन पोलर वाला हमारा नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा। ओके, यस। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हमारा आ रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, और उसके बाद में एक और है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। और इसके साथ में हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। मतलब जो सॉलिड की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है उसके अंदर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों को हम क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन in which more solute can be dissolved at the same temperature। क्या मतलब है इसका? तो जैसे मान लो ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉरी, ये हमारा सॉल्वेंट है ना, जिसका टेम्परेचर फिक्स है ना, सेम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और उसके अंदर हम मिला रहे हैं सॉल्यूट। थोड़ा सा सॉल्यूट हमने मिला इसके अंदर, जैसे मान लो NaCl मिला दिया, है ना, और ये जैसे वाटर है ना, वाटर के अंदर हमने क्या मिलाया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो हमने पहले थोड़ा सा मिलाया तो उसको
पूरा पूरा उसको डिजोल्व कर दिया। फिर उसके अंदर थोड़ा NaCl मिलाया तो वो भी उसके अंदर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्वेंट के अंदर और आगे NaCl को डिजोल्व करने की क्षमता है ना, मतलब और इसमें सॉल्यूट हम घोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, है ना, मतलब और आगे हम सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हम NaCl को हम इसके अंदर डिजोल्व करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो NaCl है वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे। जब हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे और NaCl को यदि और हम घोलेंगे तो वो NaCl डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। का मतलब क्या हुआ कि हम उसके अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के ऊपर हम मोर सॉल्यूट को हम आगे डिजोल्व नहीं कर सकते, है ना। मतलब वो वाला सॉल्यूशन हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, तो वो हमारा सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, जिसके अंदर हम आगे मोर सॉल्यूट, है ना, और ज़्यादा सॉल्यूट को हम डिजोल्व नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये दोनों हो गए हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब सॉलिड को हम जब लिक्विड के अंदर सॉल्युबल करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो जो भी सॉल्यूट हम जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं उस सॉल्वेंट के अंदर, यदि वो प्रोसेस, है ना, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, है ना, जिसके अंदर जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर, जिसकी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है ना, मतलब जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो हमारा प्रोसेस कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। तो यदि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हम डिजोल्व करते हैं और यदि वो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब उसको एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो यदि उस समय हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। और यदि हमारा ये जो सॉल्यूट को यदि सॉल्वेंट पे हम जो डिजोल्व कर रहे हैं वो प्रोसेस यदि हमारा एक्सोथर्मिक हो, मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर आ रही है ना, मतलब उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि हम टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाएंगे, है ना, विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस कंडीशन में, है ना, जिसमें सॉलिड है वो जो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है उस समय। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब प्रेशर का इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे सॉल्यूट यहाँ पर जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड के ऊपर, सॉलिड पार्टिकल के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर होता नहीं है। क्लियर। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि सॉलिड जब लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होता है तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, यस। दूसरे प्रकार की सॉल्युबिलिटी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें गैस है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो रही है ना, जैसे हमारा ये लिक्विड है और उसके अंदर जो गैस होती है वो सॉल्युबल होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है ना। तो स्टार्ट करते हैं।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब जो गैस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है किससे? प्रेशर से और टेम्परेचर से। क्यों होती है? इसका रीज़न, तो प्रेशर के कारण हम जानते हैं कि प्रेशर के कारण गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो यदि प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो पास पास में आते हैं, और प्रेशर को यदि हम कम करते हैं तो दूर दूर जाते हैं ना। और उसी प्रकार टेम्परेचर से भी गैस के पार्टिकल इफेक्टेड होते हैं। कैसे? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर जाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस प्रकार प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के द्वारा गैस की जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है ना। तो उसमें से हम पहले स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको शुरू करते हैं, है ना। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। मतलब जैसे जैसे गैस का प्रेशर हम बढ़ाते हैं, है ना, गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल पास पास में आएंगे। तो जैसे जितने ज़्यादा गैस के पार्टिकल पास पास में आएंगे उतने ही ज़्यादा उस लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है ना। तो इस प्रेशर के इफेक्ट को आगे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी, है ना। तो उसने अपने लॉ के माध्यम से इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर उसको एक्सप्लेन किया। तो हम आगे शुरू करते हैं। उन्होंने जो लॉ दिया उसका नाम है हेनरीज लॉ, है ना, जिसको हम आगे शुरू करते हैं। ओके, यस, शुरू करते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरीज लॉ समझते हैं इसको। द लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जिसका जो सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है उस स्थिति के अंदर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, मतलब गैस की जो लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। वो जो गैस की इस लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो ये जो गैस जो सॉल्युबल हो रही है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन या ये जो लिक्विड है उसके सरफेस के ऊपर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ना जो लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस की उस लिक्विड के अंदर की सॉल्युबिलिटी। वो उसकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? अब आगे जो हेनरी है वो ये बताता है कि हेनरी लॉ स्टेट दैट ये जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, यदि गैस यदि वेपर फेस में है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर जो है इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। वो जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो वो हमारे लिक्विड या सॉल्यूशन के अंदर वो जो गैस घुली हुई है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस लिक्विड के अंदर उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन जो अंदर है
उसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आगे जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो ये एक हमारा कांस्टेंट आता है के एच, तो P इज इक्वल के एच एक्स, एक्स हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्लियर। और के एच इधर क्या है, तो हियर के एच इज द हेनरी लो कांस्टेंट, हमारा के एच क्या है, हेनरी लो कांस्टेंट, क्लियर। तो इस तरह से हेनरी ने क्या समझाया, गैस की लिक्विड के अंदर की सॉल्युबिलिटी, है ना, कि वो जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो यदि जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उस लिक्विड के अंदर उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ये जो हेनरी लॉ जो दिया था तो उसके कुछ एप्लीकेशन है, तो क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ओके, यस, शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, है ना, हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है ना। यहाँ पे टोटल 3 एप्लीकेशन दी हुई है, तीनों को हमें समझना है। पहले शुरू करते हैं हम, टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द वाटर इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो इसका क्या मतलब है, तो जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, है ना, बोतल के अंदर भरे हुए, या जो सोडा वाटर है ना, उसके अंदर कौन सॉल्यूबल होती है, CO2। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो जो बोतल होती है उसको हम क्या करते हैं, इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, मतलब उस गैस को हाई प्रेशर से उस बोतल के अंदर भरा जाता है ताकि वो CO2 है वो उसके अंदर घुली हुई रहे, है ना। तो मतलब CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस बोतल के अंदर हाई प्रेशर से CO2 को उसके अंदर भरा जाता है ना। तो ये उसकी होगी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है टू अवॉइड बेंड्स, है ना। बेंड्स हमारी एक क्या है, एक डिजीज़ है। तो उस बेंड्स डिजीज़ किसके अंदर होती है, तो वो होती है हमारे स्कूबा डाइवर्स, है ना, जो समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, है ना। तो उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी होती है, बेंड्स, है ना। तो वो बीमारी क्यों होती है, तो जब वो समुद्र के अंदर जब वो गोता लगाते हैं तो उनके पीछे टैंक लगी रहती है गैस की, है ना। तो उस गैस की टैंक के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, तो निश्चित सी बात है कि यदि हम गैस भरेंगे तो तो उसके अंदर कौन सी गैस हमारी ज़्यादा होगी, तो हमारी नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होगी और साथ में ऑक्सीजन भी होगी, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा मात्रा में होगी। तो जब नाइट्रोजन जब ज़्यादा मात्रा में होगी तो जब वो समुद्र के अंदर, है ना, जब वो सांस लेंगे तो उस ब्लड के अंदर कौन सी गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो नाइट्रोजन, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करती है ना, हमारी बॉडी के अंदर विकृतियाँ पैदा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। तो उसको रोकने के लिए, है ना, हमारे जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनके शरीर के अंदर जो उनका ब्लड है उसके अंदर नाइट्रोजन की जो हाई कंसंट्रेशन है उसको रोकने के लिए, है ना, उस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, उस गैस का जो टैंक है उसके अंदर हम कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम गैस उसके अंदर भरी जाती है, ताकि हम नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें, है ना, ताकि ये जो बीमारी है ना, उससे बचा जा सके, क्लियर। तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनके अंदर बैंड को रोकने के लिए उनकी जो टैंक होती है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम गैस भी भरी जाती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है ना, क्लियर। थर्ड हमारी एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो ऊंचाई वाली जगह है
है ना, जहाँ पे बड़े बड़े पर्वत हैं, जहाँ पे ऊंचाई वाली जगहों पर क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन डेट एट द ग्राउंड लेवल। मतलब जो हमारा जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है ना, जो उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, वो हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों के ऊपर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम होने से क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जो भी जानी चाहिए थी वो जाएगी नहीं। तो जब नहीं जाएगी तो क्या होगा, तो दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो लो ब्लड ऑक्सीजन केजेस क्लाइंबर्स, है ना, जो क्लाइंबर्स होते हैं, टू बिकम वीक एंड अनएबल, मतलब वो धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं ना, कमज़ोरी आ जाती है। और अनएबल टू थिंक क्लियरली, वो सही ढंग से सोच भी नहीं पाते हैं ना, सोचने की क्षमता भी उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, है ना, उस सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नॉन एज एनोक्सिया, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे भी जो पार्शियल प्रेशर यदि कम हुआ ऑक्सीजन का, तो उसकी सोल्यूबिलिटी ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही, है ना, ब्लड के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो एक तरह से ये भी क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। क्लियर। तो इस तरह से हम जो आज पढ़ रहे थे, है ना, सेकंड पॉइंट के अंदर गैस की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी के अंदर जो प्रेशर जो है वो गैस के लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है, उसके बारे में डिटेल हम यहाँ पर हमने पढ़ा, है ना। अब जो सेकंड हमारा था, तो ये तो हमने पढ़ा था प्रेशर का इफेक्ट, है ना। सेकंड इफेक्ट हमारा कौन सा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इस गैस की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको समझना है। क्लियर। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब गैस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर की आवश्यकता है नहीं, है ना, मतलब एनर्जी की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी होगी, मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सो द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने सोल्यूबिलिटी को डिटेल में हमने पढ़ा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।